मैंने 10 पाउंड वजनी आटे की बोरी को तकिया बनाया और टांगें फैलाकर लेट गया। गो कि ये तकिए की तरह नरम नहीं थी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की, शायद इसलिए कि मैं बहुत थका हुआ था। जल्दी मेरी आंख लग गई। शायद मैं कुछ और देर सोता रहता, लेकिन एक चीज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं गुज़श्ता चंद रोज़ से बहुत मसरूफ़ रहा हूँ और मेरी रातें लोबोक टेक्सटाइल के एक मॉल में वाक़ई ट्रैक एंड कोट एथलेटिक वेयर स्टोर में गुजरी। मैं एक लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सुराग रसा हूँ। कोई शख्स स्टोर से रात की तारीकी में कीमती टेनिस शूज़ चोरी करके ले गया था। जाहिर है कि यह काम स्टोर के ही किसी मुलाजिम का था, जो इन जूतों को चोर बाजार में फ़रोख्त करके अपनी आमदनी में इजाफा कर रहा था। स्टोर मैनेजर ने उस चोर को पकड़ने के लिए मेरी हिदायत हासिल की। मैंने सिर्फ 2 रातों के लिए मुआहदा किया, क्योंकि आज सुबह मुझे डोरेंगो में होना था। स्टोर मैनेजर ने मुझे रुकने की दरख्वास्त की, जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उन लोगों में से था जो मुझे ठीक ठाक मुआवजा अदा करते थे। इस काम में 4 दिन लग गए, क्योंकि चोर को फ्लू हो गया, इसलिए वो जूते चुराने नहीं आ सका। गुज़श्ता शब वो काम पर वापस आया। इसने जूतों को 6 बॉक्स ले जाकर माल के अकब में कूड़ेदान में रख दी। मैंने इससे रंगे हाथों पकड़ लिया। कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। मैनेजर ने मुझे नकद मुआवजे के अलावा एक जोड़ी टेलर ब्रांड के जूते भी दिए। इसके बाद मैं डोरेंगो के लिए रवाना हो गया, ताकि सुबह होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ मेरा काम शुरू होने वाला था। मैं नॉन स्टॉप कार चलाता रहा। अलबत्ता रास्ते में एक जगह रुक कर मैंने भूख मिटाने के लिए सैंडविच और कॉफ़ी का सहारा लिया। मैं कुछ देर गोल्डेस्ट मोटेल में रुककर थोड़ी सी नींद लेना चाह रहा था, ताकि मैं फैंसी कॉस्ट्यूम पोटैटो कॉस्ट्यूम पहनने से पहले ताज़ा दम हो जाऊँ। कुछ अर्सा पहले मेरी एक खातून से सनाशाई हो गई। इसके ताल्लुकात के दायरा कार बहुत वसी थे। इसने पोटैटो एडवेंचरी बोर्ड में मुझे मुलाजमत दिलवा दी। अब मैं डिजिटल इंडस्ट्री के लिए लाइव एक्शन हीरो के तौर पर काम कर रहा था। मेरा ओहदा स्पेशल असिस्टेंट इन पोटैटो प्रमोशन का था, और मैं आलू की शक्ल का लिबास पहनकर घरों में काट किए हुए अमरीकी आलूओं की तशहीर किया करता। गो कि इस काम के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता, लेकिन बोर्ड का चेक कैश होने के बाद सारी थकन दूर हो जाती। जैसे ही मैं पहाड़ों के नज़दीक पहुंचा तो मौसम के तेवर बदल गए और गर्ज चमक के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई। बहरहाल मैंने मौसम की परवाह नहीं की और मोटेल तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन वहाँ मुझे जो कमरा मिला, इसका बिस्तर और कालीन पानी में भीग गया। मैनेजर ने मुझसे माजरत की कि वो मेरे लिए किसी दूसरे कमरे का इंतजाम नहीं कर सकती, क्योंकि इस हफ्ते डोरेंगो में एनुअल मीडिया फेस्टिवल शुरू हो रहा था और इसमें शिरकत के लिए आने वाले तमाम कमरे बुक कर दिए गए थे। शायद वो नहीं जानती थी कि मेरा ताल्लुक भी शोबिस से है। मैं इससे बहस कर सकता था, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी, लिहाजा मैं मेंशन फोर्ट एम्पोरियल चला गया, जहाँ मुझे अकबी कमरे में लेटने की जगह मिल गई। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा खराब जगहों पर सो चुका था। मैंने पहली चीज़ को यह समझकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन दूसरी चीज़ ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ इस जानिब बढ़ा जहाँ से आवाज़ आई थी। वो औरत अनाजों के डब्बे के दरमियान खड़ी थी। इसने अपना एक हाथ सीने पर रखा हुआ था, दूसरे हाथ से फर्श की जानिब इशारा कर रही थी। वो देखने में बहुत कमज़ोर और छोटी लग रही थी, अलबत्ता इसकी चीख बड़ी जानदार थी। मैंने इसकी कुनिया पकड़ ली। इसके नाम का टैग पड़ा। वो ग्रोसरी मैनेजर नैनी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम पुरसुकून हो जाओ, गहरे गहरे सांस लो। इसने मेरे कहने पर अमल किया। जब इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने कहा 911 को फ़ोन करो, फिर वापस आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। इसके जाने के बाद मेरी तवज्जो इस लाश की जानिब मबजूल हुई, जिसने नैनी को परेशानी में मुबतला कर दिया था। वो शख्स अनाज के डब्बों के दरमियान चित लेटा हुआ था। इसका पेट टाइल्स के फर्श से लगा हुआ था, अलबत्ता इसके पैरों पर नज़र पड़ती ही मैं चौंक गया। इसने कीमती टेनिस शूज़ पहन रखे थे। लगता था कि इसने ये किसी हलावास से चुराए हैं। इसका सर किसी मुर्दा आदमी की माने नजर आ रहा था। इसकी आंखें पथराई हुई थी और सांस लेने की कोई इलामत नजर नहीं आ रही थी। इसके एक कान से खून बह रहा था। मैं झुककर इसकी नब्ज़ तलाश करने लगा, फिर जल्द ही इसकी कमर पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। इसने जो टी शर्ट पहन रखी थी, इस पर इसका ओहदा स्टोर मैनेजर लिखा हुआ था। मैंने इसके सर के गिर्द उंगलियां फेरी। इसके बालों के नीचे पुश्त की जानिब पिचकी हुई खाल से मुझे महसूस हुआ और ये इत्मीनान हो गया कि सर का बकिया हिस्सा महफूज है। इसके बाद मैंने इसकी जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके सीने को ज़ोर ज़ोर से दबाया, मुंह के जरिए निज़ाम तनफ़्फ़ुस को बहाल करना चाहा, लेकिन कामयाबी ना हुई। तभी नैनी दौड़ती हुई आई। इसने बताया कि एम्बुलेंस रास्ते में है। मैं अपने जूते पहन रहा था कि तिब्बी अमला पहुँच गया। एक औरत ने कैंची की मदद से इसकी कमीज़ काटी और सीना अरियां कर दिया। इसकी बड़ी हुई तौंद भी नजर आ रही थी। फिर इसने इसके गले में पड़ी हुई डोर काटी और इसे एक तरफ फेंक दिया, जिसे मैंने फ़ौरन उठा लिया। इसमें मीडिया फेस्टिवल का पास बंधा हुआ था। दोनों अफराद ने फिलिप की मौत की तस्दीक कर दी। शहर में फिल्म मेला मुनक्कद होने की वजह से स्टोर में काफ़ी गहमा गहमी थी और कई मुलाजमीन को काम पर बुलाया गया था। उन्होंने अनाज के दरमियान के रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर दिया था और खामोश खड़े फिलिप के आखिरी लम्हात देख रहे थे। मैं इसका पास अपनी जेब में रखकर भूल गया, फिर वहाँ से गुजरने का रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि लोग एक दूसरे के गले लगकर इस सानहे पर अफसोस का इजहार कर रहे थे, जबकि इनमें से चंद एक तो मेरे गले भी लगे। जबकि मैंने नैनी को 2 बार गले लगाया। वो गुदास जिस्म की मालिक थी और इससे गले लगने का मज़ा ही कुछ और था।
सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं नैनी को लेकर ब्रेक रूम में चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी और मुझ पर थकन सवार थी, क्योंकि मुझे फिलिप की जान बचाने के लिए गैर मामूली मुशक्कत करना पड़ी थी। कुछ देर बाद सुराग रसा जॉनसन कमरे में दाखिल हुआ। वो हम दोनों से कुछ सवाल करना चाह रहा था। इसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया ताकि नैनी से अकेले में पूछताछ कर सके। मैं वापस स्टोर में आ गया। पेट्रोलमैन मुझ से पीछे कुछ फासले पर था। मेरा कॉस्ट्यूम तय किया रखा था। मैंने इसे बताना चाहा कि ये कॉस्ट्यूम अमेरिका के महकमा ज़राअत ने जंग अजीम दोम के बाद मुतारिफ करवाया था, लेकिन इसकी शक्ल देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी बात इसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। इसलिए खामोश रहा और अपना तकिया उठाकर वापस अपनी जगह पर आ गया। थोड़ी देर बाद मुझे ब्रेक रूम बुला लिया गया, लेकिन मुझसे बात करने से पहले सुराग रसा जॉनसन ने पेट्रोलमैन से मेरे बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल की। शायद वो वहाँ मेरी मौजूदगी के सबब जानना चाह रहा था। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, उसने पूछा। मैंने इसके लहजे का बुरा नहीं मनाया और वजाहत से पोटैटो बोर्ड के बारे में बता दिया। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने इसे बताया कि मोटल में कमरा ना मिलने की वजह से मुझे रात गुजारने के लिए यहाँ ना पड़ा। इसने सारी लाते हुए कहा, तमाम कमरे मशहूर शख्सियात और इनके परस्तारों ने बुक करा लिए हैं। खुशकिस्मती से तुम यहाँ मौजूद थे। तुमने इसकी जान बचाने के लिए बड़ी मेहनत की। कंपनी को तुम्हारी सिफारिश करनी चाहिए। इसके बजाय मुझे वो फ़ौरन दूसरा काम दे देंगे। मैंने जवाब दिया। इसने मुझे देखते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि वो इस हादसे की वजह से स्टोर बंद कर देंगे? मेरे कप्तान को इंतज़ामिया से मालूम हुआ है कि वो किसी को कायम मकाम मैनेजर बना रहे हैं। इस फिल्म में मेले की वजह से यहाँ साल में सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। वो इस हादसे की वजह से स्टोर बंद नहीं कर सकते। तुम्हारी तहकीकात क्या कहती हैं? जहाँ से वो फिसला इस जगह पर पानी पड़ा हुआ था। मैंने गंदा पानी देखा है, ताम कोई हतमी बात नहीं की जा सकती जब तक मेडिकल एग्जामिनर इसे हादसाती मौत ना करार दे दे, लेकिन वो सब पहर में मायना करेगा। वो ब्राई नाम ही होगा। इसके बाद तुम जा सकते हो। इस वक्त तक मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ रुको। अपना कॉस्ट्यूम ड्राई क्लीनर को दे दो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा ये हफ्ता बहुत मसरूफ होगा। इसने पेट्रोलमैन को इशारा किया जो मुझे कमरे से बाहर लेकर आया था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि नेचुरल फिशन वाकई खुला हुआ था। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। मैंने स्टोर का चक्कर लगाया। शायद कोई बता सके कि मुझे पूरे हफ्ते के लिए कमरा कहाँ मिल सकता है। वहाँ सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा था। शायद मेरी तरह इनकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। मेरी नज़र एक नान भाई पर पड़ी जो पेस्ट्री बना रहा था। मैं इसके पास रुक गया। इसने कमीज़ पर रिचर्ड लिखा हुआ था। मैंने अपना तारुफ करवाया। इसने अपना नाम रिचर्ड बताया। शायद इसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं था। क्या मैं तुम्हें डक कह सकता हूँ? मैंने कहा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की। इस बार इसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। लगता था कि इसे मैनेजर की मौत का बहुत गम है। मैं दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जो हुआ जो डेयरी आइटम्स तैयार कर रहा था। इसने अपना नाम टॉमी बताया। इसका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त था। देखने में वो हाई स्कूल का तालिब इल्म लग रहा था। वो फ्लिप के बारे में बात करना चाह रहा था। बड़े अफसोस की बात है, इसने गुज़श्ता रोज़ ही मुझे डांटा था। बाज़ औक़ात इसका अंदाज़ हाकिमाना होता है। तुम्हारा मतलब है फ्लिप? मैंने पूछा। बिल्कुल लगता था कि इसे मेले में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह ऐसा शख्स था जो उरिया औरतों के बारे में फिल्में देखना चाहता है, जो दहशतगर्दों को हलाक करते हुए भी लतीफ़े सुनाती है। इसने 8 फिल्मों की जो तारीफ बयान की थी, मुझे इससे मुत्तफिक होना पड़ा, लेकिन अचानक दूसरी फिल्मों में भी दिलचस्पी लेने लगा। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई। मैंने सवालिया अंदाज में इसकी जानिब देखा। हाँ, इसने भी एक फ़िल्म बनाई थी। इसने फिल्म का नाम मोंटोपोलिस रखा था, जो 1920 में बनने वाली मेट्रोपोलिस का रीमेक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें मेट्रो की जगह पर पहाड़ियाँ दिखाई दी हैं। तुम समझ रहे हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिलिप का ख्याल था कि ये फिल्म ज़रूर कोई अवार्ड जीतेगी, क्योंकि इसमें इन सब लोगों की दिलचस्पी का सामान है। माहौल, मकामी लोगों के लिए हकूक़, शहरों की रौनक, और सबसे बढ़कर ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। फिर तो ये एक दिलचस्प फिल्म होगी। मैंने कहा। 15 मिनट का? हाँ, वो हिस्सा सिर्फ 15 मिनट का है। क्या तुमने फिल्म देखी है? मैंने पूछा। मैं सिर्फ कार्टून फिल्में देखता हूँ। तुम बुचर शॉप से चार्ली से पूछो, वो ऐसी फिल्मों का शदाई है। मैंने सुना है कि वो फ्लिप को अपना उस्ताद समझता है। मैं ब्रेक रूम में वापस आया तो नैनी वहाँ मौजूद थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। मैंने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा और तामगाह की तरफ चल दिया। वहाँ मौजूद शख्स ने कमीज़ के ऊपर एप्रन पहन रखा था, जिसकी वजह से मैं इसका नाम न पढ़ सका। वो बेदिली से सलाद बना रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसका मूड देखकर इरादा बदल दिया। मैंने कॉफ़ी के 2 कप भरे और वहाँ से चला गया। मैंने ब्रेक रूम में वापस आकर एक प्याली नैनी की तरफ बढ़ाई। वो भी घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। शुक्रिया, इसने कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा। इनका ख्याल था कि वो फिसल कर गिरा है। नैनी इस तरह बोली जैसे हल्की बारिश हो रही हो। सुराग रसा कह रहा था कि शायद मुझे मुलाजमत से फारिग कर दिया जाए। क्यों? मैंने पूछा। इसने मुझे ऐसे नज़रों से देखा जैसे कोई अहमक हो, क्योंकि मैं ग्रॉसरी मैनेजर हूँ और वो मेरे डिपार्टमेंट में फिसल कर गिरा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि दरमियानी रास्तों को साफ और महफूज रखूँ। मैंने समझने के अंदाज में सर हिलाया। तुम्हें मालूम है कि वो कैसी बदबू थी? मैं बारिश में होने के बावजूद सुबह सवेरे ही इसलिए आई हूँ। मैं चाहती थी कि सब कुछ ठीक रहे। गुज़श्ता चंद माह से फ्लिप अपनी फिल्म में मसरूफ़ था। इस स्टोर पर पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहा था। इसे यकीन था कि इसकी फिल्म कोई बड़ा इनाम जीतेगी और वो हॉलीवुड चला जाएगा। ये कहते हुए इसने घबराहट के आलम में जेब में हाथ डाला और एक प्लास्टिक का टुकड़ा निकाल लिया। ये एक पुराना दस्ताना था। इसने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरा ख्याल था कि अगर वो चला जाता तो मुझे स्टोर मैनेजर के ओहदे पर तरक्की मिल जाती। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली। फिर इसने गुज़श्ता रोज़ मुझे एक लेटर दिया, क्योंकि किसी शरारती शख्स ने बच्चों के DVD सेक्शन में फर्स्ट फिल्में रख दी थी।
ये मेरा एरिया था, इसलिए आज मैं वक्त से पहले आ गई ताकि कोई ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। अब ये हादसा हो गया। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, वो तुम्हें इन फिल्मों के लिए मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ इसने ऐसा ही किया है। पहले इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, फिर मेरे ही आइडियाज़ चुरा लिए। हमारे पास फिल्मी मेला के शायकीन के लिए हर चीज़ होती है, जिसमें कास्ट्यूम, स्टार्स, ज्वेलरी, स्टोर ब्रांड, मलबूसात, लिपस्टिक, धूप के चश्मे और नकली पिस्तौल वगैरह। ये एक मुकम्मल किट है ताकि आप एक मूवी स्टार नजर आए। मैं एक्शन हीरोज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसे बोल पड़ा। हर कोई नकली पिस्तौल के साथ ज़्यादा दहशतनाक नजर आता है। इसके अलावा मैंने पानी की बोतलें और एनर्जी ड्रिंक्स भी देखे थे। ये मुकम्मल तौर पर मेरा आइडिया था, लेकिन तुम जानते हो कि इसका क्रेडिट किसने लिया? चार्ली ने। इसने मुझे गुस्से से देखा तो मैं सहम गया। मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि वो फ्लिप होगा और पुरसुकून होगी। अब तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती, इसने कहा। मैंने इसे वहीं छोड़ा और कमरे से बाहर आ गया। सुराग के साथ जॉनसन चेकआउट काउंटर के पास खड़ा था, कुछ का आज़ाद देख रहा था। इसने मेरी तरफ देखा तो मैंने पूछा, क्या तुम अब भी इसे हादसाती मौत कहोगे? मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आने तक की कोई बात हतमी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पानी से फिसला और गिरते ही मर गया। मैंने पहले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वार्निंग दे दी थी, इसने कहा। क्या तुमने लाश की तस्वीरें ली? मैंने पूछा। बिल्कुल, मैं अपना काम पहले करता हूँ। फिर इन्हें गौर से देखो, मैंने कहा। इसके पैरों पर पानी नहीं है। इसने पानी पर पाँव नहीं रखा और फिसल गया। इसकी पतलून और कमर भी खुश्क है, और जब वो आगे की जानिब बढ़ रहा था तो इसका पाँव पानी में नहीं गया। क्या तुमने इसके जूते देखे? इन्हें कौन नज़रअंदाज कर सकता है? वो टेनिस शूज़ है, इन्हें पहनने वाला आसानी से नहीं फिसल सकता। इसने मुझे नाराज़गी से देखा, लेकिन मैंने इसकी परवाह किए बगैर अपनी बात जारी रखी। एक नज़र वहाँ रखे हुए शेल्फ पर भी डालो। नैनी इन्हें साफ सुथरा रखती है। क्या तुम वाकई समझते हो कि वहाँ गंदा पानी पड़ा हुआ होगा? गुज़श्ता रात बारिश हुई थी, इसने कहा। एक और अहम बात, मैंने कहा। क्या तुम समझते हो कि फ्लिप इतना गैर मुहतात होगा कि फिसलते हुए इसने गिरने से बचने के लिए अपने बाजू नहीं फैलाए? तुम क्या साबित करना चाहते हो? यही कि इसकी मौत सर पर चोट लगने से वाक़ई हुई है। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से वाज़ेह हो जाएगा कि इसके सर पर किसी ने किसी चीज़ से ज़रब लगाई है। मैं देख सकता हूँ कि वो इस बारे में मशकूक हो गया है। वैसे तो बहुत से लोग पहाड़ से गिरते हैं, इनके सर पर चोट लगती है। जॉनसन भी यही सोच कर आया था, क्योंकि पुरअमन शहरों में बराए नाम कत्ल होते हैं, इसलिए वो पुरअमन कहलाते हैं। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो। पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। ना जाने सुराग साहब ऐसे नाराज़ क्यों होते हैं जब इन्हें कोई काम की बात बताई जाए।